व्हाट्सअप गाइस वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंड अ न्यू वीडियो। तो भाई आज हम बात करने वाले एवरेजिंग और पिरामिडिंग के बारे में। और ये दो बड़े डिफरेंट कंसेप्ट है, बड़े इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है और मैं दोनों ही करता हूँ। बट मैं आपको बताता हूँ कि मैं जो एक्चुअली जो पिरामिडिंग है जो कि ज़्यादा बेटर कंसेप्ट है और हर अमीर आदमी पिरामिडिंग से ही अमीर आदमी होगा। ये मैं भी नहीं करता पिरामिडिंग, पर मेरे हिसाब से हम मुझे भी करना चाहिए और मैं भी इसको कोशिश करूँगा कि कितना ज़्यादा अपनी लाइफ टाइम में यूज़ कर पाऊँ पिरामिडिंग को रादर देन एवरेजिंग को। पर एक्चुअली बात ये होती है कि हम लोग नो एक इनबिल्ट है, वी आर ह्यूमन पीपल और हमारे अंदर ना इमोशंस की वजह से वी डोंट लाइक टू टेक लॉसेस, वी डोंट लाइक टू लूज ये हमारे दिमाग में इनबिल्ट है। तो हम हारना नहीं चाहते और इसके वजह से हम हमेशा एवरेजिंग में ज़्यादा बिलीव करते हैं पिरामिडिंग से। बट अगर हम पिरामिडिंग को करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। और क्यों बेटर है इस वीडियो में भी डिस्कस करने वाले हैं। एवरेजिंग और पिरामिडिंग दोनों में क्या फ़र्क है और दोनों में से कौन सा आपको करना चाहिए, क्यों करना चाहिए और वो मुझे भी करना चाहिए और क्यों करना चाहिए और कैसे आई विल ऑल्सो ट्राई टू कंट्रोल ऑन माई क्या कहते हैं इमोशंस एंड आई विल ऑल्सो स्टार्ट पिरामिडिंग मोर। चलो पहले समझते हैं एवरेजिंग क्या होता है। बेसिकली एवरेजिंग का मतलब क्या होता है। एवरेजिंग मतलब ये होता है कि आपने कोई भी चीज़ 100 रुपये की ली और अब उसकी दाम गिर के 50 रुपये हो गया, वो 50% डाउन हो गया। अब आप क्या करोगे, अब आप और ले लोगे। पहले आपने एक शेयर किया था 100 रुपये का, अब आपके पास दो शेयर है और आपने उसको 50 रुपये का एक और शेयर ले लिया। अब आपका एवरेज प्राइस क्या हो गया, आपका एवरेज प्राइस हो गया 100 रुपये पहले भी लिया था, अब आपने वो चीज़ 50 में खरीदी तो आपका एवरेज प्राइस हो जाएगा मिडिल में 75 रुपये, राइट। तो आपका एवरेज प्राइस हो गया 75 रुपये। तो इसमें इसको क्या इसको कहते हैं एवरेजिंग। और आपने उस प्राइस उस स्टॉक को प्राइस में कर लिया, एवरेज डाउन कर लिया नीचे। अब वो स्टॉक वहाँ से भी गिर गया, तो अगर वो स्टॉक और नीचे गिर गया और आपने और नीचे और एक और स्टॉक खरीद लिया तो आप उसमें और एवरेजिंग कर दोगे तो उसका आपका प्राइस और कम हो जाएगा। पर इसमें एक दिक्कत, एक सबसे बड़ी समस्या एवरेजिंग वाले प्रोसीजर में ये आती है कि जब वो नीचे गिर रहा होता है आप एवरेजिंग करते जाते हो, अपना और पुश पैसा पुट ऑन करते रहते हो। इसमें क्या होता है कि स्टॉक मार्केट में हमेशा कोई चीज़ गिर रही होती है, लगातार गिरती जाती है और आप एवरेजिंग करते करते उसको कहाँ तक एवरेज करते हो आपका पैसा खत्म हो जाता है, वो लगातार गिरता है। और ऐसा कहते हैं कि इसमें गिरते हुए कहते हैं, बड़ा एक फेमस कोट है, डोंट ट्राई टू कैच अ फॉलिंग नाइफ। मतलब कि ये इसलिए कोट ही स्टॉक मार्केट से आया, डोंट ट्राई टू कैच अ फॉलिंग नाइफ। मतलब कि नाइफ गिर रहा है और आप पकड़ने की कोशिश कर रहे हो तो आपका हाथ को काटता हुआ निकल जाएगा वो, राइट। तो ये इट इज़ एग्जैक्टली दिस व्हाट हैपेंस इन स्टॉक मार्केट। आप देखोगे जितने भी स्टॉक्स हैं जिनको आपने एवरेज करने की कोशिश करी होगी उसमें हमेशा वो और नीचे गिरते चले गए और आपके पास पूरा कैपिटल खत्म हो गया और वो उससे भी नीचे चले गए। देयर इज अ वेरी क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ येस बैंक, जो आप सभी ने देखा होगा कि कहाँ से प्राइस गिरता हुआ आया। मैंने भी उसको एवरेज किया था 200 रुपये के, फिर मैंने 150 पे किया, 100 रुपये पे किया और वो आज धक्के खा रहा है मेरे पोर्टफोलियो। आज भी मैंने एवरेज करते करते मैंने 6 रुपये पे भी खरीद लिया था हालांकि। तो अब मेरे को वो थोड़ा सा प्रॉफिट ही दिखा रहा है 21 रुपये पे हालांकि। पर मैंने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी उठा ली थी, मतलब कि उठाते उठाते लाख रुपए का तो मेरे पास येस बैंक ही आ गया था उस टाइम पे। तो हालांकि मैंने कुछ बेच भी दिया उसका प्रॉफिट है। बट बात ये है कि आप इतना ज़्यादा पैसा आपका ब्लॉक हो गया दिन के लिए और इसी की वजह से इसी के वजह से एवरेजिंग जो है एक अच्छी अब वो नहीं है, क्योंकि आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को बढ़ा देता है। मतलब कि आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लग जाती है इसमें कि आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। अगर आपका वो 100 रुपये खाली रहता या आपका वो 1 लाख रुपए मेरे पास खाली रहता तो मैं कुछ और किसी और में बेट करता और वहाँ से मेरा वो पैसा कमा के लाता। पर क्योंकि वो 2 साल 3 साल से लगातार मेरे स्टॉक पोर्टफोलियो पड़ा हुआ है, नीचे के दाम पे पड़ा हुआ है, अब मैं उसमें इंतजार कर रहा हूँ कि कब इसका प्राइस वापस आएगा और कभी ऊपर भागेगा। वो इंतज़ार बड़ा दुखदाई है और मैं बस उसमें वेट करता हूँ। मतलब बेसिकली व्हाट आई एम होपिंग के ऊपर आ जाए। पता है जो येस बैंक है वो 50% तो SBI अब होल्ड करने लगा उसमें स्टेक्स। और क्योंकि बैंक है तो बैंक को सरकार कभी डूबने नहीं देती है सच, इसलिए इस बैंक के और भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं इस बैंक के। जो जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन से सबसे ज़्यादा येस बैंक के प्लेटफॉर्म पे होते हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो सपोर्ट करती हैं येस बैंक को। बट बिकॉज ऑफ मार्केट सेंटीमेंट एंड बिकॉज ऑफ जो राणा कपूर जी पहले थे और उसके बाद जो उन्होंने मतलब जो वहाँ घोटाले हुए हैं उसकी वजह से उसकी जो फाउंडेशन है, उसकी जो इमेज है मार्केट में बहुत ख़राब है। और उसकी जो बुक्स ख़राब हुई हैं उस टाइम पे तो वो बहुत ख़राब है और उस पर इट विल टेक टाइम टू रिकवर फ्रॉम दैट। बट बात ये है कि मेरा तो इतने सालों के लिए वो पैसा ब्लॉक हो गया ना उसमें। तो यही होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जिसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है एवरेजिंग की जो ये तरीका है एवरेजिंग में। अब आप यही समझो इसी के ऑपोजिट होता है पिरामिडिंग। पिरामिडिंग क्या होता है कि
जब भी आप कोई चीज़ जैसे आपने 5 रुपये की ली और 100 रुपये का कोई स्टॉक, 100 रुपये लेते हैं इजी रहेगा, 100 रुपये का कोई स्टॉक है, आपने एक स्टॉक खरीदा और जब वो 200 का हो गया तो आपने एक और खरीद लिया। अब आपका एवरेज प्राइस क्या आ गया, 150 रुपये, राइट। अब आप 150 रुपये बैठे हो आराम से लेके। अब वो वहाँ से आपने वो 300 का हो गया, आपने एक और खरीद लिया, तो अब आपका एक और जो एवरेज प्राइस है आपका थोड़ा सा और ऊपर उठ जाएगा, बट एट द सेम टाइम आपके पास 3 स्टॉक हो जाएंगे, राइट। तो अब ऐसे अब आप देखो कि इसमें क्या होता है कि एवरेज जब आप पिरामिडिंग करते हो तो इसमें क्या फ़ायदा होता है आपको कि जो आपका स्टॉक ऊपर जा रहा है, आप पहली बात तो यू आर प्रीटी कन्विंस कि स्टॉक ऊपर ही जा रहा है, तो ही आप उसको पिरामिड कर रहे हो ना, पिरामिडिंग कर रहे हो। तो क्योंकि एक ट्रेंड होता है इसका, इसमें भी ना एक ट्रेंड होता है कि अगर मार्केट ऊपर जाता है तो ऊपर ही जाता रहता है और नीचे गिरता है तो नीचे गिरता रहता है। तो जब मार्केट ऊपर जाता है या कोई भी स्टॉक ऊपर जाता है तो वो ट्रेंड में होता है, तो उसके चांसेस ऊपर जाने के एज़ कम्पेयर टू ज़्यादा है, एज़ कम्पेयर टू कि कोई स्टॉक नीचे गिर रहा हो। और ये बात समझना बहुत मुश्किल है, ये बात मुझे कभी समझ में नहीं आई और इसकी वजह से मैंने कभी ये पिरामिडिंग बहुत ज़्यादा की नहीं है, पर आई विल प्रैक्टिस एंड आई विल ट्राई टू कि मैं भी पिरामिडिंग बहुत ज़्यादा कर पाऊँ। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पिरामिडिंग के लिए एक बड़ा अच्छा कोट भी है कि ऑलवेज ट्राई टू राइड ऑन योर हॉर्सेस एंड कट योर वीड्स, यानी कि जो भी पेड़ है उसको, जो भी जहाँ कीड़े लग गए हैं उसको काट दो फटाफट, और जो हॉर्सेज है तुम्हारे उस पर बैठ के घोड़े पे सवारी करो और आगे भागो उसको। और अगर आप देखो तो पिरामिडिंग बहुत सारे जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, ये बहुत बड़े एडवोकेट रहे हैं पिरामिडिंग के लेके। वो हमेशा कहते हैं कि ओनली डू पिरामिडिंग नेवर एवरेज, ओनली डू पिरामिडिंग नेवर एवरेज। तब भी हम लोगों को, क्योंकि साइकोलॉजिकली वी आर बिल्ट इन लाइक दिस कि हम लोग इमोशनल होते हैं और हमें लगता है कि यार हमारी कॉस्ट से नीचे आ गया, हम खरीद लेते हैं। अब आप इसमें एक भी सोचो कि आपका जो लॉस है वो भी बढ़ता जाता है। जब आप एवरेजिंग करते हो ना तो आप नीचे करते आते हो। तो अगर आपका अभी 2.5 रुपये का लॉस हुआ, अगर आपने 7.5 रुपये का लॉस, 7.5 रुपये का आपका एवरेज हुआ, 100 रुपये मान लेते हैं, 100 रुपये से जब आपने 50 रुपये पे खरीदा, एवरेज करा, तो आपको 25 रुपये का लॉस हो रहा था। पर जब आप उसमें जाओगे, एक और स्टॉक खरीद लोगे और इसके नीचे एक और एवरेज करोगे, तो एक और आपका जो लॉस है वो बढ़ता ही चला जाएगा, यहाँ आपका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। आप ये सोचो कि इससे अच्छा ये है कि लॉस बढ़ाने से अच्छा ये है कि आप प्रॉफिट बढ़ाओ पिरामिडिंग की जगह, ना कि एवरेजिंग करके अपना लॉस बढ़ाते रहो। क्योंकि लॉस जब एक बार एक ट्रेंड में मार्केट गिरता है ना लगातार, तो उसका रिकवरी करना बहुत मुश्किल होता है और उसमें टाइम लगता है रिकवरी करने में। जबकि जो राइड करना बहुत आसान है, क्योंकि अगर स्टॉक लगातार ऊपर भाग रहा है तो लगातार वो स्टॉक ऊपर भागता ही रहेगा। तो इसके लिए एक बड़ा अच्छा ये वो भी है ना, लॉ ऑफ मोशन, क्या, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, जिसमें वो कहता है कि बॉडी इज, बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्या है, बॉडी इज कंटिन्यूस टू फ्लो, एवरीथिंग इज लाइक उसका मतलब मुझे लॉ की एग्जैक्टली वर्ड याद नहीं आ रहा अभी राइट नाउ, बट वो ये कि बॉडी इज सेट टू मूव इन मोशन अंटिल एंड अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड टू इट। लो आ गया मुझे, यस। तो भाई बॉडी इन मोशन इज सेट टू बी इन मोशन अंटिल एंड अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड टू इट। तो वो बोथ वेज होता है, अगर ऊपर जा रहा है तो लगातार ऊपर जाता जाता है और नीचे गिर रहा है तो लगातार नीचे गिरता जाएगा। इसलिए आप एवरेजिंग ना करें और पिरामिडिंग करें। बहुत ही क्लासिक एग्जांपल है राकेश झुनझुनवाला जी ने, जिन्होंने पिरामिडिंग करी थी टाइटन में। टाइटन का एक वीडियो मैं बना चुका हूँ पहले भी, अगर आपको देखना है तो उसमें आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा कि टाइटन में उन्होंने कैसे एवरेजिंग करी। जब उन्होंने पहला स्टॉक लिया उसके बाद, मतलब अपने पहला स्टॉक किया, मतलब पहली पोजीशन बनाई, और तनिष्क जब लॉन्च हुआ उसके बाद उन्होंने अपनी पोजीशन और बढ़ाई और वो अपनी उसी स्टोरी को राइड करते चले गए। जिन्होंने राकेश झुनझुनवाला, तनिष्क और मतलब टाइटन का स्टॉक, जिसने राकेश झुनझुनवाला को क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ पिरामिडिंग बना दिया और इसी के साथ उनको वॉरेन बफेट ऑफ इंडिया भी बना दिया। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको एवरेजिंग और पिरामिडिंग में फ़र्क पता चला हो और आपको पता चला हो कि जो भी आप एवरेजिंग करना भी वैसे बुरा नहीं है, अगर आपको पता है, आप इफ़ यू कन्विंस की स्टॉक बहुत बढ़िया है पर मे बी ड्यू टू सर्टेन रीज़न वो गिर गया हो, तो आप एवरेजिंग कर सकते हो। पर आपको ये बात वो होना चाहिए कि आपको कितना, यू हैव टू सेट योर स्टैंडर्ड कि मैं इसके नीचे एवरेज नहीं करूँगा। अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल आपके पास 50 रुपये लगाने के लिए है किसी पर्टिकुलर स्टॉक में, या 50,000 रुपये लगाने के लिए है किसी पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में, तो याद रखिए कि आप बस याद रखो कि 50,000 से मैं ऊपर एवरेज नहीं करूँगा।
जो मेरे साथ येस बैंक में हुआ था कि मैं इमोशनल हो गया और मैं लगातार चला गया, वो आप ना करें। और आप अगर 50 और अब मैं ETF में जब करता हूँ तो मैं ETF में एवरेजिंग करता हूँ। मुझे मालूम है ETF में कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि ETF में इतना ज़्यादा लगातार नहीं गिरता, और जैसे ही सेक्टर थोड़ा सा इम्प्रूव होता है तो ETF दोबारा ऊपर नीचे होता है, तो ऊपर आपको दोबारा एग्जिट मिल जाता है एवरेजिंग करने में। पर स्टॉक्स में एवरेजिंग करना बहुत ही घातक हो सकता है, क्योंकि स्टॉक लगातार गिरता रहेगा, हो सकता है, और हो सकता है बहुत सालों तक ऊपर ना आए। जबकि ETF आर बाउंड टू कम अबव, लाइक बाउंड टू कम अप। क्यों? क्योंकि वो उसमें सिर्फ एक स्टॉक नहीं होता, उसमें सारे ETF सारे लाइक सारा सेक्टर का ETF होता है। तो अगर एक स्टॉक उसमें 2-3 स्टॉक नहीं भी परफॉर्म करे तो सेक्टर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही चलना बंद हो जाएगा। सेक्टर तो परफॉर्म करेगा, थोड़ा बहुत एवरेज हो सकता है, धीरे धीरे चले, बट अगर जब आप एवरेज कर लेते हो तो आपका प्राइस नीचे आ जाएगा, और जब थोड़ा बहुत ऊपर भी आएगा तो आपको एग्जिट ETF में ज़रूर आसानी से मिल जाएगा। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला हो। येस, तो भाई कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना, और आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।